तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले का जो क्लास था उसमें मैं मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ा रहा था और मैंने हर्यक वंश को भी पढ़ा दिया था। आज हम शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो हर्यक वंश था उसका जो आखिरी शासक था वो कौन था? नागदशक। कौन था? नागदशक था। और नागदशक था वो काफी अयोग्य शासक था और बोले तो शराबी भी था, मतलब पी के पड़ा हुआ रहता था, इधर उधर पी के पड़ गया। तो प्रजा उस पर, उसका ध्यान प्रजा पे कम रहता था, ठीक है। तो प्रजा उससे संतुष्ट नहीं थी। तो इसी का फायदा उठाया उसका एक अमात्य, जो कि काशी राज्य का अमात्य था, अब प्लस राज्य का सेनापति भी था। क्या था? काशी राज्य का अमात्य तो था ही, प्लस राज्य का सेनापति भी था। कौन था? शिशुनाग। तो इसी का फायदा उठाते हुए शिशुनाग ने क्या की? शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है। और उसकी राजगद्दी पे बैठ गया। कब? 412 ईसा पूर्व में, ठीक है। और उसने अपनी राजधानी कहाँ बना ली? पाटलिपुत्र। तो जब हर्यक वंश के टाइम में थी, लेकिन क्या की? शिशुनाग ने क्या की? अपनी राजधानी कहाँ बना ली? वैशाली बना ली, ठीक है। और वैशाली, अवंती और कौशल राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया। किसने? शिशुनाग ने, ठीक है। तो इसका साम्राज्य काफी विस्तार हो गया इसका। तो इससे ज्यादा नहीं पूछता है, इतना में से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि वंश के बारे में उतना पता नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद इसका पुत्र आता है कालाशोक, जिसको काकवर्ण भी कहते हैं। कालाशोक क्या कहते हैं? काकवर्ण भी कहते हैं। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पाटलिपुत्र। अपनी अस्थायी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र, ठीक है। इसने कालाशोक ने। और कालाशोक के टाइम में ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अजात शत्रु के टाइम में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, और कालाशोक के टाइम में क्या हुई? दूसरी बौद्ध संगीति हुई, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति हुई कहाँ हुई? लेकिन वैशाली में हुई। राजधानी तो इसने बनाई थी अपनी पाटलिपुत्र, लेकिन बौद्ध संगीति जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी, ठीक है। वैशाली में हुई थी बौद्ध संगीति। कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, 383। और इसका जो अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धन। किसका? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन, ठीक है। शिशुनाग से हम लोग क्या याद रखेंगे कि 412 ईस्वी में मतलब ये राजगद्दी पे बैठा। राजधानी इसने अपनी क्या बनाई? वैशाली बनाई। और इसने वैशाली, अवंती और कौशल राज को मिला लिया। और कालाशोक के बारे में हम लोग याद रखेंगे, इसको और काकवर्ण नाम से बुलाया जाता है। और इसने अपनी राजधानी तो बनाई पाटलिपुत्रा में, लेकिन जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई वैशाली में 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इसका अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। इसी को हटाकर महापद्मनंद ने क्या की? नंद वंश की स्थापना की। किसने की? महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। नंद वंशों के बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। नंद वंश के बारे में क्योंकि उतना पता नहीं चलता उतनी अच्छी तरीका से, लेकिन जितना भी पता चलता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जिस तरह से उससे क्वेश्चन पूछता है मैं उसके हिसाब से आपको क्लियर कर देता हूँ। तो महापद्मनंद ने क्या किया? कलिंग को जीता सबसे पहले। जब वो राज करने बैठे तो सबसे पहले उसने क्या किया? कलिंग को जीता। और तथा कलिंग से क्या किया? महावीर की मूर्ति उठा लाया। कौन? महापद्मनंद। क्या क्या उसने? कलिंग को जीता और वहां से महावीर की मूर्ति उठा लाया। और महापद्मनंद के बारे में कहा जाता है कि पुराणों में इसे क्या कहा जाता? सर्व छत्रांतक। महापद्मनंद को पुराणों में क्या कहा जाता था? सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्या? क्षत्रियों का नाश करने वाला। और महाबोधि वंश में से क्या कहा जाता? उग्रसेन। उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी। भयानक सेना का स्वामी उग्रसेन। महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि धारण की थी। किसने? महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि धारण की थी। और कहा जाता है कि महापद्मनंद ने, उसके एक मंत्री थे कल्पक एक मंत्री थे, उसी के सहायता से उसने
क्षत्रियों का क्या किया था, विनाश किया था। इसने महापद्मनंद ने, ठीक है। किसकी उपाधि धारण की थी महापद्मनंद ने? एकराट की उपाधि धारण की थी महापद्मनंद ने। और सिहली एक साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, सिहली साहित्य। इसी में हमें महापद्मनंद के बाद के 8 राजाओं के बारे में पता चलता है। 8 राजाओं का उल्लेख है, ठीक है। कौन से साहित्य में? सिहली साहित्य, जो कि एक बौद्ध साहित्य है, बौद्ध ग्रंथ है। उसमें हमें महापद्मनंद के बाद के 8 राजाओं का उल्लेख मिलता है। और जिसका आखिरी राजा कौन था? धनानंद था। कौन था आखिरी राजा? धनानंद था। धनानंद सिकंदर के समकालीन था। कहते हैं कि जब चाणक्य गए थे धनानंद को, क्योंकि धनानंद से काफी क्रूर शासक था धनानंद, ठीक है। वो प्रजा मतलब चाहता था कि जितना से जितना कैसे करके टैक्स लगाता था हर चीज पे, और जितना से जितना पैसा वो अर्जित करना चाहता था हर चीज पर टैक्स लगा कर। तो चाणक्य को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो वो समझाने के लिए धनानंद को कि तुम ऐसे ही करते रहे तुम्हारे राज्य का विनाश हो जाएगा। और कहा जाता है कि धनानंद क्षुद्र जाति का था, यानी निम्न जाति का था। तो धनानंद ने क्या किया, चाणक्य को मतलब बेइज्जती करके उसको वहां से भगा दिया। तो उसी का तो चाणक्य ने कहा था कि मैं तुम्हारे साम्राज्य का क्या करूंगा, विनाश कर दूंगा, ठीक है। तो फिर इसी का अंत करके फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो नंद वंश के, जो महापद्मनंद के बाद के जो 8 राजाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में हमको उतनी अच्छा तरीका से किसी बुक में या किसी माध्यम से नहीं पता चलता, ठीक है। लेकिन हमें आपको जो उनके बाद के 8 राजाएं हैं उनके नाम मैं याद करा देता हूं, ठीक है। एक तो थे महापद्मनंद पहले राजा, और इनके बाद के 8 राजा। तो दूसरे का नाम था पांडुक, दूसरे का नाम था पांडुक, ठीक है। तीसरा नाम था पांडुगति। तीसरे राजा का नाम था पांडुगति। क्या नाम था? पांडुगति। चौथे राजा का नाम था भूतपाल। चौथे राजा का नाम था भूतपाल। पांचवें राजा का नाम था राष्ट्रपाल। क्या था? राष्ट्रपाल। छठवें राजा का नाम था गोवी शानक। क्या था? गोवी शानक। छठवें राजा का नाम था गोवी शानक। सातवें का नाम था दस सिद्धक। क्या नाम था? दस सिद्धक। सातवें राजा का नाम था दस सिद्धक। और आठवें का था कैवर्त। क्या था? कैवर्त। और नौवें राजा का नाम धनानंद। तो महापद्मनंद के बाद इसके जो बाद के राजाएं हैं ये, इसके बारे में हमें बस इसका नाम पता चलता है किस ग्रंथ से? सिहली साहित्य से, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। कुछ पता नहीं चलता है, मतलब इनके बाद नाम तो है लेकिन इनका शासन काल या इनका राज्य, इन्होंने राज्य अभिषेक कब हुआ या इन्होंने क्या क्या सी नीतियां की, इनके बारे में पता नहीं चलता। बस इनके आखिरी शासक धनानंद के बारे में पता चलता है, जो कि सिकंदर के समकालीन था, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या मौर्य वंश को पढ़ेंगे। इसके बाद का जो मेरा वीडियो आएगा वो उसमें हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि ये वंश काफी बड़ा नहीं है तो याद करना काफी आसान है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।